हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द फिजिक्स गेम पर। मैं पार्थ श्रीवास्तव, करेंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट यहाँ पर होने वाला है आज। तो जितने मैं आज आपको पढ़ाऊँगा इसमें आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और वीडियोस ऐसे ही वन शॉट की और आपके लिए लगातार आती रहेंगी। और इधर बीच काफ़ी दिनों से शायद वीडियो नहीं आई होंगी, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा लेक्चर जो रहेगा वो कवर अप हो जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आप बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, वन शॉट्स देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और आगे चलते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को, मेरा किसी टाइम वेस्ट किया। तो देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल्स एंड नॉनस्ट इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, गैल्वेनिक सेल्स की और नॉनस्ट इक्वेशन की। गैल्वेनिक सेल जो होता है वो आपका और कुछ नहीं बल्कि आपका एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी विच इज रिलीज्ड during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations। यानी कि बेसिकली केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन में मदद करती है या फिर जस्ट उसका रिवर्स, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी के यूज से बहुत सारे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कई सारे सब्सटेंसेस में होते हैं। यही बेसिकली आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इससे ज़्यादा कुछ डीप में नहीं है। फिर अगर देखते हैं अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। हाँ, तो ये लाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो लिखा है अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस एंड गेन्ड बाय अनदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है और दूसरे सब्सटेंस में उस इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये जो रिएक्शन होता है दो सब्सटेंसेस के बीच में, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक मान जैसे एक सब्सटेंस ए से सब्सटेंस बी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट वहां पर प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट आप सबने पढ़ाई होगा फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन्स ही वो चार्ज कैरियर्स होते हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब दो तरीके के हमारे यहाँ पर केमिकल सेल्स होते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे आपका ऊपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले क्या होता है कि इट इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स डिपिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या रहता है, एक ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल, जिसमें केमिकल एनर्जी जो रहती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और उस तरीके के ही रिडॉक्स रिएक्शन को हम, उस तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन जब होता है तो उसी सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड ए एंड मेटल इलेक्ट्रोड बी। यहाँ आप देख सकते हैं, वन सेकेंड, ये देखिए, ये आपका एक सेकेंड यहाँ पे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एक मिनट, टेंशन की बात नहीं है। तो इसे हम सबसे पहले तो इस पर कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो अब यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं इसी से। गाइस, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जब मैं हूँ यहाँ पे तो टेंशन किस बात की, ये सोचिए आप बस। हाँ, तो देखिए अब क्या होता है, हमने यहाँ पे देख लिया हमारा एक ए मेटल होता है और प्लस इससे हम बी मेटल यहाँ पर जोड़ते हैं।
इन दो मेटल्स में क्या होता है, जैसे इस मेटल ए की जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तब उन सेल्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। और ये दोनों जो रहते हैं ये दोनों डिप रहते हैं किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में ये दोनों ही डिप रहते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, और इन्हीं के बीच में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, समझ गए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल, दीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाइल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, वही बात यहाँ पे कही गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपका जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होता है या उसका एक और नाम होता है डेनियल सेल, तो इन सेल्स में क्या होता है, ये सेल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कब प्रोड्यूस करते हैं, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। मींस कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में बात करें तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, जिसकी वजह से केमिकल चेंज आता है, और उसी केमिकल चेंज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो यही डिफरेंस होता है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तब जाके आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। और जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, जिसकी वजह से एक केमिकल चेंज आएगा, और उसी केमिकल चेंज की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें तो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। मैंने दो बार यहाँ पे आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब यहाँ पे ये जो पांचवी लाइन आपके सामने दी हुई है, ये डेनियल सेल वाली, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डेनियल सेल। तो इसमें क्या है, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द गैल्वेनिक सेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोलराइजेशन which occurs with the galvanic cell। I think पेन से मैंने उतना अच्छा नहीं लिखा होगा, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देख लीजिए, डेनियल सेल क्या होता है, वो आपका एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और वो गैल्वेनिक सेल का एक एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं, या इंप्रूवमेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मीन्स उसका एक इंप्रूवमेंट है, जिससे कि हम लोग कई सारे पोलराइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेट करती है। अब डेनियल सेल में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रखने की बात है, वो है आपका ये केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन हर बार पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, और इससे सवाल बनते हैं। वैसे तो एक ही सवाल आना रहता है इस टॉपिक से, लेकिन ये सवाल आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, इसको तो मैं कहूँगा आप लोग ज़रूर से वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। डबल स्टार मार्क मैंने कर दिया, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। जब जिंक अपने सॉलिड फॉर्म में रहता है और कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में रहता है, तो इन दोनों में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो आपका जो जिंक रहता है वो एक्वस फॉर्म में चला जाता है, और ये अपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसकी वजह से फिर ये कॉपर सॉलिड में यहाँ पर बदल जाता है। और क्या, और इन दोनों के बीच में ही इंटरचेंजिंग होती रहती है। इस सिंबल का मतलब ही इंटरचेंज, यानी कि ये क्या है, ये क्या है इस सिंबल का मतलब, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बेसिकली होता है सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब एक बार मैं यहाँ पे आपको इरेज करके आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको जब मैंने लेक्चर्स कराए हुए थे, यानी कि जब मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह कराए हुए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो कैसे करते हैं। तो आप सभी जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा वो तो समझ ही जाएंगे आराम से, और जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। ये लिखने की कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी, और आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा लेफ्ट साइड पे क्या होता है आप खुद सोचिए। लेफ्ट साइड पे हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट साइड पे हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, तो रिएक्टेंट को हम हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पर लेफ्ट साइड पे रहेगा, और इन दोनों के बीच में एक डबल वर्टिकल लाइन खींची जाएगी। इतना समझे? ओके, तो अब यहाँ क्या होगा कि ये जो R रहेगा, ये रिएक्टेंट जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है।
समझे। और यही रिएक्टेंट जब आगे जाके आपका जब एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो तो रिएक्टेंट का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि वो पहले सॉलिड फॉर्म में था तो अब वो एक्वस में चेंज हो रहा है। तो ये रहेगा, इसको हम लोग एक सिंगल लाइन यहाँ ड्रॉ करके यहाँ पे इसका +2 चार्ज लिख देंगे। ज़्यादातर +2 चार्ज ही आपके लिए आएगा। रिएक्टेंट अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला रिएक्टेंट हो जाएगा और वो राइट मीन्स लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे आप चाहें तो इसको एक्वस लिख सकते हैं, ये एक्वस में हो जाएगा। और इधर ये जो प्रोडक्ट है ये तो अपना यहाँ पर पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखेगा, तो इधर बना हुआ है ये जो है ये चीज़ आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर रहा है और लूज करके फिर ये वापस इस फॉर्म में आ जा रहा है। तो अब ये क्या होगा, अब ये यहाँ से 2+ है इसके पास, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने लूज कर चुका है तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे और ये आपका सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, ये आपका एक्वस फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। तो यही बेसिक टर्मिनोलॉजी है जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, बुक्स में काफ़ी तरीकों से दिया हुआ है लेकिन सबसे इजी ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई हुई है। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपका एक चीज़ रहेगा, देखिए 2 रिएक्टेंट आपके यूज़ होंगे, मैक्सिमम आपको 2 ही दिए जाएंगे। तो जो आपके रिएक्टेंट में लेफ्ट साइड पर रहेगा उसको सबसे पहले राइट साइड, उसको सबसे पहले एकदम लेफ्ट पे लिख लो, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ओके। और फिर उस साइड जाओ, उस साइड में जो सबसे राइट वाला होगा उसको इस साइड लिख लो। जैसे देखिए ये जो यहाँ पे आपका जिंक है ये सबसे लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में है, सबसे लेफ्ट पे है। अब इसका जो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन गेन को हम लोग जस्ट इसके बगल में यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका सबसे लेफ्ट वाला रहेगा, सबसे लेफ्ट वाला। और फिर ये जो है ये सबसे राइट वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, फिर इनके बीच में एक डबल वर्टिकल लाइन बन जाएगी। फिर उसके बाद ये यहाँ पर राइट वाला रहेगा जो रिएक्टेंट में यूज हो रहा है, ये रिएक्टेंट में जो यूज हो रहा है। और फिर ये क्या कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, तो इधर जो ये लेफ्ट में चीज लिखी हुई है, ये जो आपकी लेफ्ट में चीज लिखी हुई है, इसको फिर हम लोग एकदम राइट पे एकदम लिख देंगे। यानी कि यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं लेफ्ट, समझ गए, रिएक्टेंट का लेफ्ट। और फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं ये यहाँ पे प्रोडक्ट का राइट एकदम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट ऑफ रिएक्टेंट लिख लीजिए और ये प्रोडक्ट का लेफ्ट। यानी कि ये जो यहाँ पे है इसी को हमें बस लिखना है, बस इसी, यही बेसिक टर्मिनोलॉजी है समझने की। यानी कि लिखने का सबसे पहले तो लिख लीजिए रिएक्टेंट का मोस्ट लेफ्ट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में जो सबसे राइट वाला है उसको एक लाइन ड्रॉ करके लिख लीजिए, फिर डबल वर्टिकल लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप राइट लिख लीजिए रिएक्टेंट का, फिर लेफ्ट लिख लीजिए प्रोडक्ट का। इस तरीके से आप यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और कभी भी आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने इस ट्रिक को यहाँ पर समझ लिया तो। उम्मीद करता हूँ आपने ये ट्रिक समझ ली होगी। अब मैं इस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने लगभग आई थिंक 5 मिनट लगभग ले लिया इसको समझाने में। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाफ सेल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये भी आपका मीन्स पूछने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। इसका क्या होता है कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या रहता है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ होता है। प्लैटिनम को यूज़ किया था जब हम लोग को इसका SHE में जब हमें इसका हाफ सेल रिएक्शन करना हो या कुछ भी इससे रिलेटेड करना हो तो हमें ये तो लिखना पड़ता है। प्लैटिनम सॉलिड जो यहाँ पे एज कह सकते हैं आप एज एन इलेक्ट्रोड या कैटलिस्ट यूज़ होता है, ओके। और फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे होती है क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन रहेगा ही, और उसमें 1 ATM का प्रेशर कम से कम होना चाहिए और 1 मोलर का यहाँ पर मोलैरिटी भी होनी चाहिए। इसको भी लिख लीजिए, ये भी पूछ लेता है। और ये फिर आपका एक्वस फॉर्म में H+ रहेगा क्योंकि अभी इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स अब लूज कर लिए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन गैस है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया और यहाँ पे H+ में कन्वर्ट हो गया। इसके पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज को रिलीज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ गया तो ये ऐसा यहाँ पर H+ हो गया, ओके। यही काम यहाँ पर चलता है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके। अगला देखते हैं, इन गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड इट इज न नेगेटिव प्लेट वाइल रिडक्शन अकर्स एट कैथोड एंड इज अ पॉजिटिव प्लेट। यानी कि सिंपल सी बात है, जहाँ पे रिडक्शन होगा वो चीज़ आपकी यहाँ पर कहाँ रहेगी,
कहाँ रहेगी, रिडक्शन जो होता है वो हमेशा कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा यहाँ पर एनोड में होता है। जब हम लोग गैल्वेनिक सेल में बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट ये चीज रिवर्स हो जाती है, वहां पर ऑक्सीडेशन कैथोड पे होता है, रिएक्ट और रिडक्शन एनोड पे होता है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो आपका यहाँ पर एनोड पे हो जाएगा, जो कि एनोड क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, तो क्या रहेगा, एक नेगेटिव प्लेट रहेगा। और जबकि आपका कैथोड जो है वहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होने की वजह से वहाँ पर रहेगा पॉजिटिव प्लेट। उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत कम रहेगा। ओके, आई थिंक आपने ये चीज़ आप समझ ली होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए 2 हाफ सेल रिएक्शंस यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, एक कॉपर की, एक सेकेंड, ये देखिए ये कॉपर की है और ये आपका जिंक की है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये कॉपर जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसके हम रिडक्शन हाफ सेल यहाँ पे कह रहे हैं। और ये जो जिंक है ये यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसको अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पर कहेंगे। ये बेसिकली जो एग्जांपल है ये यहाँ पे डेनियल सेल का ही लेके किया गया है। जिंक और कॉपर डेनियल सेल में यूज होते हैं और यहाँ पे भी जस्ट उसको उसी तरीके से करके दिया गया है। इसका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है डेनियल सेल का, वो आपकी एनसीईआरटी में जरूर दिया है, उस डायग्राम को आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे डायग्राम आई थिंक नहीं है, लेकिन उस डायग्राम को आप जरूर देख लीजिएगा। उस डायग्राम से आप बहुत चीजें समझ सकते हैं कि वहां पर जिंक और कॉपर की बातें इतनी क्यों की गई हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट क्योंकि डेनियल सेल में इन्हीं दोनों का हमेशा यूज होता है एडवांसमेंट में। ओके, आप कहेंगे तो आपके लिए वो भी हाजिर कर दी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और वो एक पॉजिटिव प्लेट होती है, वाइल रिडक्शन होता है कैथोड पे और वो एक नेगेटिव प्लेट होती है। यानी कि अब जस्ट मैंने क्या बोला था, ये जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिवर्स हो जाता है। मीन्स आई थिंक मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शायद गलत बोल दिया था, उसकी बात नहीं है। ऑक्सीडेशन याद रखिएगा हमेशा आपकी एनोड पे होगी, ये चीज लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा एनोड पर ही होगी। मैंने आई थिंक थोड़ा गलत बोला था, आई एम सॉरी फॉर दैट। और फिर एक आता है आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जो होगा वो हमेशा आपका कैथोड पर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बदल जाती है, गैल्वेनिक सेल में क्या था कि एनोड आपका नेगेटिव प्लेट था और कैथोड आपका पॉजिटिव प्लेट था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट ये चीज रिवर्स हो जाती है, एनोड जो रहता है यहाँ पे, एनोड आपका यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट हो जाती है, एनोड आपका पॉजिटिव प्लेट हो जाता है। और ये जो आपका कैथोड होता है, ये कैथोड जो रहता है ये आपका यहाँ से नेगेटिव प्लेट बन जाता है। कब बन जाता है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक के केस की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये काम आपका यहाँ पे होता है। आई थिंक ये अगर सही से नहीं लिखा है तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा एनोड पॉजिटिव प्लेट होता है और कैथोड नेगेटिव प्लेट होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट ये अपोजिट, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव। ओके, अगला देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द मेटल आयन इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ गिवन स्टेट, and standard electrode potential in standard place, which is the standard reduction potential E naught of the cell. When the concentration of all the species involved in half cell is unity, then electrode potential is known as standard electrode potential. अब ये जो आपके सामने ये जो 9वां पॉइंट दिया हुआ है, बहुत बड़ा पॉइंट दिया, लेकिन इसका एकदम सिंपल मतलब है, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं एक मेटल का और उस मेटल के आयंस क्या हैं, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मेटल और मेटल आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पे कहते हैं। और यही सेम चीज जब होती है आपकी 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या आ जाता है, बिल्कुल सही, वो हो जाता है आपका यहाँ से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अकॉर्डिंग टू IUPAC स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी गिवन सेल का, कोई भी सेल आपके पास दिया हुआ है उसका जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है वही उस सब्सटेंस का टोटल ओवरऑल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रोड का। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा वही उस इलेक्ट्रोड का पूरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट वन। ये बात यहाँ पे बस कही गई है। तो बस ये चीज याद रखिएगा, जब भी मेटल और मेटल आयन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उस केस में जब इलेक्ट्रोड डिप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में,
एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जब आपका मेटल और मेटल्स के आयन उनके बीच में जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और यही सेम चीज जब 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए तो इसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और ओवरऑल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आई थिंक ये कंसेप्ट आपने अब समझ लिया होगा। अगला क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द। इस पॉइंट को मैं कहूंगा कि इस पॉइंट को आप जरूर से यहाँ पे पढ़ लीजिए क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये 10th वाला पॉइंट। बाकी चीज़ें मैं आपसे रब कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो। वैसे तो पढ़ना तो पूरा ही चैप्टर है, लेकिन ये पॉइंट जो है 10वां नंबर का पॉइंट, इस पॉइंट को पढ़ लो भाई, लाइफ सेट हो जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, लाइफ नहीं सेट होगी, लाइफ तो सेट होगी जब तुम जिंदगी में कुछ बन जाओगे आगे, समझे? तो यही यहाँ पे होगा। ओके, तो आप देख लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो भी पोटेंशियल निकलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर और आयन की कंसंट्रेशन क्या है, सिर्फ उस पे, दो चीज पे बस ये डिपेंड करेगा। पहला टेम्परेचर और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, सिर्फ इन्हीं दोनों चीज पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। और जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो उस केस में जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये काफ़ी काम आता है। और चाहे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या कैलोमेल इलेक्ट्रोड हो, इनको हम रेफरेंस हाफ सेल्स भी यहाँ पर कहते हैं। वैसे ये तो ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको भी देख लीजिए, काम आ सकता है। बस इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो 0.00 वोल्ट होता है बस। और ये आपके सामने आप दिया हुआ ई नॉट सेल कैलकुलेट करें, यानी कि किसी भी सेल का अगर आपको ईएमएफ निकालना हो तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्यों? क्योंकि कैथोड हमेशा राइट पे होता है, एनोड हमेशा लेफ्ट पे होता है, इसीलिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस तरीके से आप ईएमएफ किसी भी सेल का कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनके बीच में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कही गई। कोई भी करंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे करंट ज़रा सा भी इन्वॉल्व हुआ तब वहाँ पर सेल का ईएमएफ आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कोई भी करंट ना ड्रॉ हो रहा हो। करंट ड्रॉ होगा तो नहीं निकल पाएंगे। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ पर तो बेसिकली डेरिवेशन या किसी भी चीज़ से आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। और यहाँ पे ये जो इतना लंबा चौड़ा सा इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो पूरा यहाँ लिया हुआ है, इसको भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो मेन चीज़ पे जो फोकस करना है वो आपका ऐसे निकलता है। जो नर्न्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ये होता है आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और माइनस ये होता है 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही आपका सिंपल सा नर्न्स्ट इक्वेशन होता है और कुछ आपका नर्न्स्ट इक्वेशन नहीं होता है। लास्ट में जाके आपको हमेशा ये टर्म मिलेगा। मीन्स यहाँ पे तो आपके लिए देखिए ये सब बेसिकली कैलकुलेट करके पूरा दिया हुआ है कि टेम्परेचर दिया हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिएगा 96,500 होती है, और आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 या 314 यहाँ पे ली जा रही है। और इन्हीं को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यही वैल्यू क्लास में मिल रही है। तो अगर हम लोग इसको हटा दें तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF इंटू लॉग पी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही तो आपका हो गया। बेसिकली इसी चीज़ की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर ये 0.0591 है। तो जब यही चीज़ करने पे जब आपको ये मिल रही है तो आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो इसी पे आपको खत्म कर देना चाहिए। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को देखिए, रिलेशनशिप काफ़ी काम आएगी कि जब लॉग केस, जब केसी आपका इन्वॉल्व हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बस ये जो आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है इसकी जगह बस हम लोग लिख देते हैं केसी, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग केसी। केसी जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे है। बस यही फॉर्मूला में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह बस वहाँ पे केसी आ जाता है। इक्विलिब्रियम पे याद रखना हमेशा ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये जो रहेगा ये 0 होकर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और फिर ये ई नॉट सेल इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देता हूँ आपके लिए इक्वेशन भी,
कि जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके लिए, यानी जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आएगी तो वहाँ पे आपका ई सेल जो रहता है वो 0 हो जाता है। तो अगर वो 0 हो गया तब तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा ही मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको टेंशन ना लेने की जरूरत बिल्कुल भी पड़े। अब आइए देखते हैं, तो अब इसको हम लिखते हैं। हाँ, तो देखिए जब के सी और ई नॉट के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, तो ई सेल आपका यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो यही इक्वेशन तो आपकी बस यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे बन गई है। यही इक्वेशन आपकी बनती है जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ से आप चाहें तो Kc की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लॉग Kc को अगर आप ऐसे करेंगे तो ये लॉग Kc जो रहेगा ये इसके साथ जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये आपका एन ई नॉट अपॉन 0.0591 ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यही आपका यहाँ से Kc बन जाएगा लॉग Kc। और अगर आपको इसका एंटी लॉग निकालना हो तो लॉग को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हमारा रिस्पेक्टिव मिल जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती एंटी लॉग के टर्म्स में, लेकिन तब भी एंटी लॉग के टर्म्स में आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक दिया हुआ है, हाँ देखिए यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर याद करिए। देखिए एक इक्वेशन आपकी ये बन रही है, ठीक है, और एक इक्वेशन जब हम यहाँ से कैलकुलेट करें ई नॉट की तो एक इक्वेशन ये भी यहाँ से बन रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब ये 10 क्या लिया गया है, ये यहाँ से लॉग को हटाने के लिए यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया गया है। अब उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि उसको हम क्यों लेते हैं, अगर आपने ज़रा से भी यहाँ पे लॉगरिथम अगर आप जानते होंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। ये आई थिंक आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ दूंगा तो आपके लिए समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, यानी कि किसी भी गैल्वेनिक सेल से आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको चार्ज को रिवर्सिबली पास करना होगा, यानी कि आपको रिवर्सिबल रिएक्शन पास करवाना पड़ेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पास कराना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन मिल पाएगा। और ये जो रिवर्सिबल वर्क डन होगा जो गैल्वेनिक सेल करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपके गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज आएगा, यानी आपका जो डेल्टा जी रहेगा वो यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा अगर आपने वर्क डन को इंक्रीज किया है एक गैल्वेनिक सेल के लिए। यानी गैल्वेनिक सेल से अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन निकालना चाहोगे तब उस केस में उसकी गिब्स फ्री एनर्जी वहाँ पे रिड्यूस होगी, यानी कि डिक्रीज करेगी। तब उस केस में जो हमारा मैक्सिमम वर्क डन रहेगा, अब यहाँ पे डिक्रीज करने की वजह से यहाँ पे क्या सिंबल आ जाएगा, नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। तो ये जो आपका रहेगा यहाँ से डेल्टा जी, ये माइनस डेल्टा जी लिख सकते हैं और इसको कैलकुलेट करके फॉर्मूला होता है एन एफ ई नॉट। और इसको अगर हम लोग माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों साइड को तो डेल्टा जी जो रहेगा वो आपका माइनस एन एफ ई नॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका होता है जब गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए पूछा जाए, उस तरह से हम इसको निकालते हैं। अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑब्वियसली आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये आपका पॉजिटिव में है और ये आपका यहाँ से नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स है। अगर इसको हम पॉजिटिव बना दें तो ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि अगर ई नॉट पॉजिटिव रहा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव रहा तो ई नॉट नेगेटिव रहेगा। और अगर हम लोग ई नॉट, देखो यही बात यहाँ पे बस कही गई है। मीन्स सिंपल सा बात है कि मैक्सिमम वर्क अगर निकालो किसी भी सेल से तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगी। और अगर ई नॉट सेल उस गैल्वेनिक सेल का ई नॉट अगर वहाँ पर नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर ई नॉट अगर वहाँ पर नेगेटिव है, अरे पॉजिटिव है सॉरी, तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। यही बात बस इसमें लिखी हुई है इस पूरे में, और कुछ यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। अब ये दो पॉइंट्स क्या हैं, अ मेटल हैविंग negative reduction potential is stronger reducing agent than H2 and a metal having positive reduction potential is weaker reducing agent than H2। यानी कि अगर कोई मेटल है, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कि बहुत तगड़ा रिड्यूस करेगा। समझ लो नेगेटिव मतलब घटना, तो बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सेंटर पे आता है। हाइड्रोजन से ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन से नीचे नेगेटिव, यहाँ की रिड्यूसिंग नीचे, ऑक्सीडाइजिंग ऊपर।
यही बस यहाँ पे बात होता है। और यही चीज़ अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो रिड्यूस करने की उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। समझे कि नहीं? तुम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो अब ये नहीं है कि वो रिड्यूस हो जाएगा तुरंत। जैसे तुमने चाय बनाई, चाय अब गर्म है तो उसको ठंडा होने में समय लगेगा, और लेकिन अगर तुम्हारी चाय ठंडी है उसको तुम गर्म करोगे तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी जब तुम उसको किसी भी चीज़ पे गर्म करोगे। वही बात बस यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ कि जो जितना ज़्यादा नेगेटिव किसी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उतना ही वो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यही अगर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल रहा तो वो बहुत ही वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये चीज़ें आपने ज़रूर इस चैप्टर में अब तक तो पढ़ ही ली होगी यार, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे ही पढ़ लो, यहाँ पे ही समझ लो। और मैंने अपने एमसीक्यूज़ के लेक्चर में ये बातें पूरी अच्छे से समझाई हुई हैं, आप एमसीक्यूज़ का लेक्चर जाके देख सकते हैं, चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो अब आगे चलते हैं। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर और हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर आयन। यानी यहाँ पे बात क्या की गई है कि एज इट हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट्स द रीजन कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl। अब क्या होता है कि कॉपर जो रहता है, कॉपर का जो वहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो वहाँ पर नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन का पॉजिटिव होता है। तो अब एक बात बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव को रिड्यूस करने में समय लगेगा कि नहीं, या वो कर पाएगा कि नहीं? सोचो। अरे क्यों नहीं कर ही नहीं पाएगा? क्योंकि वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पावर उसकी हाई हो सकती है, रिड्यूस करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी। इसीलिए ये बात यहाँ लिखी गई है कि हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, प्लस 0.0 वोल्ट उसका E0 की वैल्यू होती है, और कॉपर का जो रहता है वो नेगेटिव में कुछ यहाँ पर आता है, नेगेटिव यहाँ पर हो जाता है कुछ कॉपर का। अब नेगेटिव एग्जैक्ट कितना होता है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन कॉपर का नेगेटिव में आता है। इस वजह से जो हाइड्रोजन रहता है वो कभी भी कॉपर को यहाँ पे बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव में है, तो वो उसको कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो रहेगी उसको रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिड्यूस होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। यही रीज़न होता है कि कॉपर HCl में डिसॉल्व नहीं होता है। ये सिंपल बात यहाँ पे आ गई। अब HCl क्यों नहीं होता है, अब वो आप यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल का सीरीज का टेबल देखिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर HCl क्यों डिसॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा सीक्रेट, आप लोगों को खुद एक बार बुक खोल के देखनी चाहिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। रीज़न यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि कॉपर जो रहता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए उसको रिड्यूस करना आसान है, उसको ऑक्सीडाइज करना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए कॉपर HCl में डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब बाकी बातें अब देख लो यार, बाकी बातें NCERT पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब इसी के साथ पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम बढ़ चुके हैं अपने इस चैप्टर के दूसरे पड़ाव पे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पे। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा वो बातें थी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्लस नॉन इक्वेशन की बातें थी। अब वो पार्ट आपको खत्म हो गया। अब अगला पार्ट जो है वो कंडक्टेंस यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का। ये जो है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और मैक्सिममली इसमें बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे हैं, तो इसको यहाँ पे पढ़ना ही बेटर है। पहला पॉइंट देखते हैं, एवरी सब्सटेंस ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट। आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा यार, अरे ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। V इज इक्वल्स टू RI आता है, और R की बात करें तो V/I होता है। तो अब एक बार बताओ, अगर करंट तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कम होगा, और अगर तुम यहाँ पर करंट अगर तुम्हारा नीचे जाएगा यानी कम करोगे तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो अब एक बात, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ के आने में रुकावट पैदा करना, ज़बरदस्ती का रुकावट पैदा करना। तुम एक बार बताओ, जब भी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर फ्लो होगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं? ओम्स लॉ में यही बात तो कही गई है कि जब भी करंट फ्लो होगा तो वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उस करंट को फ्लो होने में मुश्किल पैदा करेगी, और उसी मुश्किल पैदा करने वाली चीज़ को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस हम उसी को कहते हैं। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स के पाथ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा करती है, यानी कि कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस डाल देती है उस डिस्टर्बेंस का, कि वो वहाँ पर आए और उसको फ्लो ना होने दे आसानी से।
और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे V आपका वोल्टेज है, I आपका करंट है, और ऐसा यूनिट यहाँ पर ओम ही होती है, क्योंकि ओम नहीं दिया हुआ है ये टर्म, ये लॉ बताया हुआ है, तो ओम ही वहाँ पे उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। आई थिंक ये बात आपने समझ लिया कि करंट जब भी फ्लो होगा वहाँ पे उसके रास्ते में रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जो उसको करंट फ्लो करने में मुश्किल पैदा करेगा। ओके, अब देखते हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब जैसे कोई भी अगर आपके पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया, यानी कि अगर एक बड़ी साइज का आपने सब्सटेंस लिया है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी साइज होने की वजह से रेजिस्टेंस अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, एक तरीके से समझ लो, तो वो वहां पर रिड्यूस होता चला जाएगा। जितना बड़ा करते जाओगे रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने एरिया को बढ़ा दिया लेकिन अगर उसकी लेंथ को भी तुमने बढ़ाया, तब लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तब उस केस में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहां पे फिर नहीं बढ़ पाएगा, लेंथ उसका बढ़ जाएगा। लेंथ मतलब कि क्या होता है, ऐसे बढ़ाना, ऐसे साइज में बढ़ाना, और एरिया मतलब ऐसे फैलाना उसको, और लेंथ उसको ऐसे ऐसे बढ़ाना, समझे। तो जितना लंबा तुम उसको करते जाओगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया वो नहीं घेर रहा है, कम सरफेस एरिया वो घेरता जा रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा सरफेस एरिया वो घेरेगा तो उस केस में लेंथ कम होगी और तब रेजिस्टेंस वहाँ पे डाउन हो जाएगी। समझ गए ये बात? समझ गए तो यार लाइक ठोको यार वीडियो पे और कमेंट करो यार। अब इसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, इसे हम कहते हैं रो, यानी कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। अब ओम मीटर क्यों होता है? ओम मीटर क्यों होता है? अरे भाई, जब R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए हो जाएगा, अगर यहाँ से रो कैलकुलेट करोगे, रो यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, RA बाई एल नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं ये बताओ? RA बाई एल हो जाएगा, बिल्कुल। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस का तो ओम होता है, अब एरिया बाय लेंथ को अगर निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ओम मीटर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ओम मीटर जो रहता है वो रेजिस्टिविटी का यहाँ पर ऐसा यूनिट यहाँ पे होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। द ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। अब यही चीज रेजिस्टेंस का उल्टा होता है हमारा कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, वो करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, उसको आसानी से फ्लो नहीं होने देता है। लेकिन कंडक्टेंस बहुत अच्छा आदमी होता है, ये बहुत प्यारा आदमी होता है। ये क्या कहता है कि करंट तुम जाओ, तुम आराम से फ्लो हो जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रेजिस्टेंस उसको जबरदस्ती रोकेगा कि करंट तुम मत फ्लो हो, लेकिन कंडक्टेंस जो रहेगा वो इसका उल्टा काम करेगा। वो क्या करेगा, कहेगा कि करंट तुम बहुत आसानी से फ्लो हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो करंट को आसानी से फ्लो होने देगा और रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, उसको फ्लो आसानी से नहीं होने देगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, और ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, कंडक्टेंस इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर ये यहाँ पे इसका इनवर्स है तो कंडक्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल्स टू 1/R। अब 1/R का मतलब क्या हो जाएगा, R हमारा रो L बाई ए होता है, तो अगर हम लोग इसको 1 अपॉन में करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि A बाई रो L हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग 1 बाई रो को एक चीज देखेंगे, 1 बाई रो जो होता है वो आपका K के बराबर होता है। जैसे आपका रो रेजिस्टिविटी होता है, K आपका यहाँ पर कंडक्टिविटी होता है। K क्या होता है, कंडक्टिविटी। सारे टर्म्स यहाँ पर फिजिक्स के टर्म्स यहाँ पे आपके लिए यूज किए जा रहे हैं। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, यही सिंपल से यहाँ पे बस लॉजिक होता है। अब कंडक्टिविटी को हम K से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोट करते हैं, बस यही बात हमारे यहाँ पर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में होता है। यहाँ देखो बात लिखी भी। अब इसका तुम लोग देख लो, यहाँ पर जो होता है ऐसा यूनिट कंडक्टेंस का वो होता है साइमन या ओम इनवर्स, ओम 1 अपॉन ओम। अब ये ऐसा यूनिट तो देखिए, ऐसा यूनिट खाली याद करने वाली चीज़ है, ज़्यादा डीप में ज़्यादा जरूरत नहीं है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो मैंने अभी बता दिया। और कंडक्टिविटी जो रहता है वो यहाँ पे किस यूनिट होता है, 1 बाई रो होता है। ओके, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स क्या होगा, ओम मीटर का ही जस्ट अगर हम लोग रिवर्स लिखेंगे तो ओम इनवर्स को ही हम लोग साइमन कहेंगे, और मीटर भी आपका फिर ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी कि साइमन मीटर इनवर्स। साइमन मीटर इनवर्स आपका यहाँ पर ऐसा यूनिट निकलेगा। लेकिन ये बहुत ही ऑफन, बट क्वाइट ऑफन, अगर हम लोग ज़्यादातर बात करें तो इसे हम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिखते हैं। यानी कि ज़्यादातर जब कैलकुलेशंस करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसे मीटर में नहीं बल्कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके वहाँ पर कैलकुलेशन अपनी करते हैं। इट ऑलवेज डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि कंडक्टिविटी को, अगर कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी अगर तुमने कंसंट्रेशन में डिक्रीज पैदा किया, यानी अगर तुमने आयंस की कंसंट्रेशन घटाई तो कंडक्टिविटी वहाँ पर घट जाएगी। क्यों घट जाएगी,
तो देखिए, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, के, और के जो रहता है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल यहाँ पे होता है। इस बात से अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे, तुम जितना भी आयंस वहां पर रिड्यूस करोगे कंसंट्रेशन उतनी कम होगी और कंडक्टिविटी भी वहां पे कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस तब इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर तुमने यहाँ पर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन क्या रहेगा, वो घटा रहे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। समझे कि नहीं? यानी कि रेजिस्टेंस कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड क्या करती है कि नहीं करती है? कुछ सोचो यार, बहुत आसान सी बात है, मैंने बोल तो दिया। अरे नहीं करती है यार, समझ लो। तो हमेशा याद रखना कंडक्टिविटी डिक्रीज करे, इससे आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी। अब ये जो चीज़ यहाँ पे मैंने थोड़ी लिखी हुई है, इसको एक बार रब कर लेते हैं, क्योंकि शायद आई थिंक थोड़ा बहुत और लिखने की जरूरत यहाँ पे पड़े मुझे। एक बार रब कर ही लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे लिखी, आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे अच्छे से उम्मीद है आपसे। नहीं तो चाहें तो स्क्रीनशॉट बैक करके एक बार फिर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आपको ये जो नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आराम से ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेटेलिक कंडक्टर में मेटेलिक कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होगी। अब क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इस वजह से होगी। लेकिन जो हमारा कंडक्टर जो है, चाहे उसमें कितना भी करंट जब फ्लो होगा तो वो डिकम्पोज नहीं, यानी कि वो खराब नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। अब डिपेंड किन बातों पर करेगा कि मेटल का स्ट्रक्चर और नेचर कैसा है, यानी कि मेटल कौन सा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है कि ज़्यादा करंट पैदा करो तो वो वहाँ पर कभी भी डिकम्पोज ना हो जाए इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा फ्लो होने की वजह से। तो ये भी इस चीज़ पे ये डिपेंड करता है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मेटेलिक कंडक्टर्स में होता है। तो मेटल का नेचर क्या है, यानी कि कैसा है वो, और उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो, उनकी पर एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर फ्लो हो रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। और आखिरी में टेम्परेचर, यानी कि एक चीज़ याद रखना, मेटेलिक कंडक्टर्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब होगा तभी करंट पैदा होगा, और अगर करंट पैदा होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर उसकी हाई रहेगी, यानी कि टेम्परेचर उसकी हाई होती जाएगी, अगर हम लोग मेटेलिक कंडक्टर केस में बात करें। लेकिन जब तुम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो यहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाओगे तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, मीन्स अलग से जो टेम्परेचर मान लो जैसे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर तुमने बढ़ाया तो क्या होगा, वहाँ पर उस पर्टिकुलर कंडक्टर का जो टेम्परेचर रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। समझे कि नहीं? मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा अगर तुमने इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो इस बात को याद रखना। और ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट को पढ़ना बहुत आसान बात है। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, यानी कि यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर में देखिए करंट का जनरेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस की जनरेशन की वजह से। अब वो चीज़ क्यों है ये तुमने समझ लिया, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया, डेफिनेशन से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब ये यहाँ पर मैटर डिकम्पोज होगा। अब यहाँ इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के जो मैटर होंगे वो यहाँ पर आयंस में डिकम्पोज होने लगेंगे, जब यहाँ पर आयंस का फ्लो यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब ये किन बातों पर डिपेंड करेगी, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है और उसमें उसकी कंसंट्रेशन क्या है, यानी कितना तुमने वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, साथ ही साथ आयंस की साइज कितनी है जो वहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, और कितने सॉल्वेशन उनका कितने अच्छे से रहे, कितने अच्छे से एक तरीके से कर सकते हो कि वहाँ पर उनका कंसंट्रेशन वहाँ पर है। फिर सॉल्वेंट का नेचर क्या, नहीं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में तुमने अपने कंडक्टर को डिप किया है वो किस नेचर का, यानी कि वो कैसा है, कि वो उसको हैंडल कर पाएगा, नहीं हैंडल कर पाएगा, या उसके लायक है नहीं है, वगैरह बातें। और उसकी विस्कोसिटी क्या होगी। अब विस्कोसिटी तुम लोग समझ ही जाते हो, विस्कोसिटी मतलब मैं बताऊंगा नहीं, ओके। विस्कोसिटी तुमने पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लो। विस्कोसिटी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, ये चीज़ याद रखना, यानी ईटा पर डिपेंड करेगी। और टेम्परेचर, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में यही बात बदल जाएगी। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो अगर बाहरी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगा, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर्स में अगर तुमने वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज किया बाहर का, तो अब मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में वही टेम्परेचर बढ़ जाएगा अगर तुमने आयंस की कंसंट्रेशन को वहाँ पर ज़्यादा किया तो, और टेम्परेचर बाहर का बढ़ाया।
समझे, यही डिफरेंस होता है मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में। और ये चीजें कभी कभी पूछ सकती है, थ्योरेटिकल बात है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसको पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पर डबल टिक करके यानी पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। और बाकी तो मैं बातें यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ। अब अगला बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फिनाइट कंडक्टिविटी। यानी कि सुपर कंडक्टर्स के बारे में तो आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है वो चीज़, लेकिन आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई तो आप जानते ही होंगे। मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी इसकी जीरो, यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी नहीं होती, यानी रेजिस्ट करने की इनकी पास कोई पावर ही नहीं है, यानी कितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करें ये अपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक नहीं पाएंगे। तो इसका क्या होगा, मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन्फिनाइट है। अगर तुम्हारा कोई चीज़ जीरो है और वो जीरो किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मान लो कोई एस, तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ये उतना ज़्यादा घटता जाएगा, और जीरो क्योंकि जीरो ही है तो ये जितना कम है जीरो है तो ये जो रहेगा ये आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी जीरो का उल्टा इन्फिनाइट होता है, यानी कि ये इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी जितना जीरो रेजिस्टिविटी होगी इस सुपर कंडक्टर्स की और कंडक्टिविटी उसकी इन्फिनाइट होगी। अभी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, तो देख ही सकते हो। अब जो क्वांटिटी यहाँ पर L बाई होती है लेंथ बाई एरिया, इसे हम सेल कांस्टेंट G से डिनोट करते हैं, G स्टार से। G स्टार सेल कांस्टेंट होता है और इसे कैलकुलेट करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, G स्टार इक्वल्स टू L बाई ए। अब इसी को हम चाहें तो रेजिस्टेंस इंटू कप्पा से भी कर सकते हैं, और SI यूनिट इसका मीटर इनवर्स होता है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला ही बस याद रखने की चीज़ है, ये लिख लो कि G स्टार यानी कि जो सेल कांस्टेंट होता है वो लेंथ अपॉन एरिया होता है, और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस इंटू के कह सकते हैं, क्योंकि रो L बाई ए हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, यानी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, तो L बाई ए R। और यहाँ पे G स्टार जो है ये यहाँ पर कनेक्टिविटी को डिनोट कर रहे थे, ये कनेक्टिविटी से यहाँ से काम हो जाएगा। मीन्स G स्टार जो है वो कांस्टेंट है, वो एक सेल कांस्टेंट है, समझे, एक सेल कांस्टेंट है, ये यहाँ पे कप्पा से हो जाएगा। ज़्यादा डीप में जाते हैं, फॉर्मूला याद रख लो वही काफ़ी है यहाँ पे, और मीटर इनवर्स इसका ऐसा ही हो जाएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा एम से डिनोट होता है, यानी कि कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट entire solution is in between the two electrodes kept 1 centimeter apart and have large cross sectional area so as to contain the electrode। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये जो इतना बड़ा सा डेफिनेशन लिखा है ये कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है, समझे, ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ पे बस इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारा सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उसमें अगर दो इलेक्ट्रोड्स डले हुए हैं और उनके बीच, और उनको ऐसा तो नहीं कि उसको चिपका कर रखें, कुछ तो दूरी होगी ही, यानी कि यहाँ से यहाँ पे लिया गया है कि 1 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है, और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा फैलाव में है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा नहीं है, उनका यहाँ पे कह सकते हो क्या बड़ा होगा, ब्रेड्थ बड़ा होगा, यानी कि उसकी एरिया ज़्यादा है, और दोनों 1 सेंटीमीटर दूरी पे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलाइट होना वहाँ पे लाजमी है। तो वही चीज़ बस हमारा यहाँ पर उसी चीज़ का जब हम कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं उस गिवन वॉल्यूम का सोल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उसी तरह के कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ लो, बाकी चीज़ अपने आप समझ जाओगे। और बाकी बातें तो मैंने यहाँ बता दी है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में अगर तुमने 2 मेटल के इलेक्ट्रोड डिप किए हैं जिनका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से उसके रिस्पेक्ट में जो भी कंडक्टिविटी हम वहाँ पे निकालेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसी कंडक्टिविटी को ही हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यही बस आपका यहाँ पर होता है, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं होता है। एक चीज़ यहाँ पे आपका मोलर कंडक्टिविटी की जगह एक शायद एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी शायद आपकी आती है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे सीधा लिख लेना। मैं यहाँ पे लैम्डा सी से डिनोट कर रहा हूँ इसको लिख लेना कप्पा इंटू 1000। ये के कप्पा है, ऐसा नहीं बनता है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का और बनता है, ऐसा थोड़ा बना लो, और ये अपन नॉर्मेलिटी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस यहाँ पर एक होता है टर्म, ओके, समझ गए। आखिरी लाइन पढ़ लो, इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, इट्स यूनिट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है साइमन मीटर स्क्वायर मोल। ये जो है यहाँ पर यूनिट, इसको भी यहाँ पर देख लो, कभी कभी डायरेक्टली एसआई यूनिट पर ही पूछ देता है कि एसआई यूनिट क्या होता है, उसी को यहाँ पर ऑप्शन में बताओ। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यहाँ बता देंगे, और अगर नहीं याद आता है एकदम एग्जैक्ट मोमेंट पे, तो अगर डायरेक्टली अगर याद भी रख लोगे ना तो काम बन जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 5 नंबर तो सही मिल जाएंगे, -1 तो नहीं होगा या 0 तो नहीं होगा, +5 तो मिलेंगे ही। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे कभी कभी याद करना बहुत ज़रूरी होता है कि पढ़ने समझने के साथ हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें वहाँ पर एक तरीके से रटना ही पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और वो चीज़ें आपको वैसे याद रखनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर पड़ता है।
ओके, उम्मीद है समझ रहे होगे। अब चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे आ गए। अब देख सकते हो यहाँ पे ये तो पूरा एग्जांपल लिया हुआ है, बस अगर एक साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो वो 10⁴ होगा। अब क्यों होगा ये बात तुमको अब खुद समझनी चाहिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। अब क्यों होगा वो तुम खुद समझ लेना। अब देखो व्हेन C इक्वल्स टू, यानी C जो है वहाँ पे कंसंट्रेशन है, अगर ये 0 हो गया तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी के बराबर यानी लैम्डा m के बराबर हमारा लैम्डा नॉट एम हो जाएगा। अब लैम्डा एम जो होता है वो आपका मोलर कंडक्टिविटी था, और लैम्डा नॉट एम आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देती है कि इतना ही लिमिट है, इससे ज़्यादा का लिमिट इसका नहीं होने वाला है। तो जैसे ही कंसंट्रेशन अप्रोच 0 हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एक अपने लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंचेगा, जैसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, वो आपका होगा। यही बात बस यहाँ पे होता है, अगर कंसंट्रेशन 0 हो गई तो लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। अगला क्या है, वेरिएशन इन लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क तो होगा ही, ऐसे ही तो हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर हम अगर बात करें इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में, तो हम लोग इसका जो डिफरेंस निकालते हैं वो इसके वेरिएशन की वजह से निकालते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन के साथ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है KCl का, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, CH3COH हमारा यहाँ पे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इनका ग्राफ देखो, अब ये देखो CH3COH हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ से देखो गिर रहा है, अब ये गिरते 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 यहाँ पे एकदम अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर एक यहाँ पर पहुंच गया है। अब ये गिरता ही रहेगा, ये ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा, ये अब ऐसे ही रहेगा। ये जो ग्राफ होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जब इसका वेरिएशन होता है लैम्डा एम का कंसंट्रेशन टर्म्स में, यानी कि कंसंट्रेशन जब बढ़ाओगे इसकी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, उसके लैम्डा एम में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको बन जाएगा, जैसे आप लोग बनाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन ऐसा कुछ बन जाता है। अब KCl क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो हमेशा ऐसे ही यहाँ पे सीधा ग्राफ एकदम जाएगा, ये एकदम ऐसे सीधा जाएगा, ये कभी भी गिरेगा नहीं, ये ऐसे ही यहाँ पे ऐसे आगे चल के जाता रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड्स की मदद से यहाँ पे डिटरमाइन कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है। डायरेक्टली सवाल ही ऐसे पूछ देता है कि वहाँ पे ग्राफ दे देता है, बताता है कि पूछता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए, जो अगर ऐसे एकदम जैसे कर्व जो बना लेगा यहाँ पे, वो हमेशा याद रखना वो वीक ही होगा मैक्सिमम केसेस में, और जो ऐसे बनाएगा वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो डायरेक्टली ग्राफ से भी याद करने का तरीका आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अब आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप 10-5 मिनट बैठ के एक क्वेश्चन के लिए सोचो, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये काम आपको वहाँ पे करना है। अगला क्या है कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम जो रहेगा वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा जब डाइल्यूशन को हम लोग वहाँ पर बढ़ाएंगे, यानी कि लैम्डा एम डाइल्यूशन पे बहुत धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है, ये अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये एकदम धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये थोड़ा सा अलग होता है। ये ग्राफ जो नीचे गिर रहा है ना, अगर तुमने यहाँ पर डाइल्यूशन किया तो ये देखो ये जो है ना ये धीरे धीरे तो जाएगा, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा ये झट से एकदम ऊपर चला जाएगा। देख रहे हो, ये एकदम ऐसे आया फिर झट से ऊपर चला गया जैसे ही हमने डाइल्यूशन बढ़ा दी। यानी कि डाइल्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ाओगे लैम्डा एम वीक और स्ट्रॉन्ग का इंक्रीज करेगा, लेकिन वीक का जो वहाँ पर डाइल्यूशन करने से जो उसका वेरिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। एक पॉइंट पर आते ही पहले वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पे आते ही वो एकदम झट से सरासर ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका वो अपने हिसाब से ही चलेगा, वो धीरे धीरे ही वहाँ पर होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में ये तेज हो जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो देबाई हकल ऑनसेजर इक्वेशन से निकलता है, और ये होता है आपका लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस AC हाफ, जिसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस रूट AC। ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। देबाई हकल ऑनसेजर इक्वेशन पे वैसे तो न्यूमेरिकल CUET में अब तक तो नहीं आए, लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए। अगला है यहाँ पे क्या है, कॉलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब कॉलरैश लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका फॉर्मूला निकल के आया है जिसका हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, और मैंने अपने MCQs के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स इसके कराए हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे पहले लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि कोई भी एक इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की
जब भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की जब भी हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी। अब इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉजिटिव वहां पे कुछ होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा, यानी कि कुछ वहां पे ऐसे आयंस होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। जिनके पास पॉजिटिव होगा उसे हम कैटायन कहेंगे, जिनके पास नेगेटिव होगा उसे हम एनायन कहेंगे। तो उन एनायन और कैटायन का कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो उन्हीं कैटायन और एनायन का जब हम सम करेंगे तो उनका जो सम निकल कर आएगा वही टोटल कंट्रीब्यूट करेगा उस इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। यही बात हमें कॉलरैश ने यहाँ पर कही थी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो रहेगा वो कंट्रीब्यूट होके आएगा किससे, उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद, उस सोल्यूशन मौजूद एनायन और कैटायन के इक्वल या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से कितना आ रहा है, तब जाके हमें वो मिलेगा। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा होगा पॉजिटिव आयन में तो पॉजिटिव ये कैटायन हो जाएगा, नेगेटिव मतलब एनायन, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे निकलेगी, ये लैम्डा नॉट m इक्वल्स टू, ये आपका फॉर्मूला है कि यहाँ पे हो जाएगा। ये जो v, इसको या तो v मान लो, न्यू मान लो, कुछ भी मान लो। लैम्डा नॉट प्लस जो है वो आपका लैम्डा नॉट माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज है दोनों का, कैटायन का पॉजिटिव वाला, एनायन का नेगेटिव वाला। और जो v प्लस वी माइनस है, ये देख लो यहाँ पे दिए हुए कि कितने कैटायंस और यहाँ पे एनायंस रिस्पेक्टिवली हैं, यानी कि v प्लस या न्यू प्लस कर लो, ये बता रहा है कितने कैटायंस हैं और ये बता रहा है कितने एनायंस हैं, और ये बातें यहाँ पे लिखी हुई। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमेशा कॉलरैश लॉ जो रहेगा इसमें जब भी हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे निकलता है, यानी कि उस केस में कंसंट्रेशन वहाँ पर इन्फिनाइटली रहती है, मीन्स वहाँ पर रोकी नहीं जाती है, ना वो कम होती है, वो इन्फिनाइट रहती है, वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन वहाँ पे होता है। सिंपल बस ये समझ, ओके। हालांकि अभी इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड एट ऑल कंसंट्रेशंस विद डाइल्यूशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस, यानी कि जब भी डाइल्यूशन करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आयंस में इंक्रीज आएगा। यानी कि तुमने एक चीज समझ लिया कि नंबर ऑफ आयंस जो यहाँ पर हैं, नंबर ऑफ आयंस वो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अभी हम आगे यहाँ पे देख लेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। अभी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है सारे कंसंट्रेशंस पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है वो स्टीपली इंक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ, स्पेशली इन लो कंसंट्रेशन रीजन। वही बात ये कही गई जो यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे है, ग्राफ वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, ग्राफ से ही आपको डायरेक्टली यहाँ पे समझ में आना चाहिए। इन्फिनाइट जैसे ही डाइल्यूशन होगा लैम्डा एम वीक इलेक्ट्रोलाइट के धीरे धीरे इंक्रीज करते ही एक समय ऐसा आएगा कि वो बहुत ही तेजी से ऊपर चला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग में वो अपने स्पीड से ही चलेगा, ये फर्क होता है। तो देखिए, द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग यहाँ पे अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसके जो डायरेक्टली नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। मतलब ये जो लैम्डा सी एम है ये मोलर कंडक्टिविटी है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, जिसको हम यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट किए हैं, और जो लैम्डा नॉट एम है ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि वहाँ पर कंसंट्रेशन इनफाइनाइट है, वहाँ पे कोई लिमिट वहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और इसका न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, इस ये फॉर्मूला से लिखा होता है कि अल्फा इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे ये सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, बस ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लो, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, यानी कि के अल्फा इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा जो है वो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और के जो है के अल्फा या के कह लो, ये आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है। अब स्पेरिंगली सल्यूबल सॉल्ट्स, अब जब भी आपका ऐसा कोई सॉल्ट आएगा जो बहुत अच्छे सल्यूबल हो, उसके लिए जब हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो होगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो भी आपकी होगी वो मोल पर लीटर में वहाँ पर होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट सोल्यूशन में वहाँ पर बहुत अच्छे से है, उसी से बस ये थोड़ा सा रिलेटेड है। अब कॉलरैश लॉ के एप्लीकेशंस क्या है ये आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, इसको आप खुद पढ़ के देखिए तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। मैं यहाँ पे एक बार पढ़ भी देता हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे, कॉलरैश लॉ की मदद से। यानी कि जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वहाँ पर होगा कंसंट्रेशन, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉलरैश लॉ का यूज़ करेंगे। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसको कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हमें पता रहेगा तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी वहाँ पे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का एट अ गिवन कंसंट्रेशन पे, और ऑफ द सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। यानी कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता चली तो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है, एस सिम्पोटाइड कर्व, यानी कि वहाँ पे एक कर्व बनता है, सिम्पोटाइड कर्व, एक सिम्पोटाइड कर्व वहाँ पे बनता है। और सिम्पोटाइड कर्व कैसे बनता है हमें कैसे पता चला, ग्राफिकल मेथड से, यानी कि हम ग्राफिकल मेथड लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपका यहाँ पे होता है। अब चलते हैं आगे। तो अब इसी के साथ हमारा जो सबसे बड़ा कंटेक्स्ट में अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा था, अब हमने कंडक्टेंस अपना पूरा खत्म कर दिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी अब यहाँ पे खत्म कर लिया है। अब हम सीधा आ चुके हैं हमारे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस, बैटरीज, फ्यूल सेल्स एंड करोजन। अभी हमारा टॉपिक नंबर 3 है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आयंस का वहां पर फ्लो होता है, जिसकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज पैदा होता है। और इसी रिएक्शन जब किसी एक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है, तो उसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब ये प्रोसेस होता है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, केमिकल चेंज होगा, आयंस का वहाँ पे फ्लो होगा, और यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पे कंसेप्ट आता है। अब बहुत सारे मेटल्स, मैनी मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस व्हेन नो सुटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। यानी बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जिनको वहाँ पर लार्ज स्केल पर उनका केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे कोई होता नहीं है जो यहाँ पर इनका रिडक्शन यहाँ पर कर सकें लार्ज स्केल पर। तो ये बात हम यहाँ पर करते हैं। अब आता है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने 2 लॉ दिए हुए थे। सबसे पहला लॉ जो उन्होंने दिया था वो दिया हुआ था W = ZIT। इसको यहाँ पर लॉ जो लिखा हुआ है इसको तुम पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले लो, इसको आसानी से पढ़ लेना। डायरेक्टली फॉर्मूला से यहाँ पे क्वेश्चन बस पूछता है। अब W = ZIT ये यहाँ पे है, यानी कि अब ये IT हमारा Q हम लोग लिख सकते हैं, तो W = ZQ हो जाएगा, क्योंकि Q = हमारा IT होता है। फिजिक्स में तो पढ़े ही होगे, अच्छा समझ गए होगे। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट क्या है, ये आपका कुछ नहीं बल्कि आपका यहाँ पर MB है, किसी भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का, यानी जो भी वहाँ पे तुम सॉल्यूट यूज़ कर रहे, सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, उसका पर्टिकुलर कितना इक्विवेलेंट वेट उसका एग्जैक्टली होता है, उसी को बस यहाँ पे लिया गया। और Z जो है वो तो हमारा एक इक्विवेलेंट है यहाँ पे, यानी कि कह सकते हो फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट, समझे, फैराडे कांस्टेंट। और चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और एक फैराडे का वैल्यू तो 96,500 कूलाम्ब आता है, एक फैराडे बराबर, एक फैराडे का 96,500 कूलाम्ब आता है। इसको तो डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल में आएगा तो इसको वहाँ पे वैसे तो दिया रहता है आमतौर पर, लेकिन खुद याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि हमारा W1/E1 यानी कि W1/W2 = E1/E2, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन सब्सटेंस रिलेटेड टू अदर सब्सटेंस विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट्स, यानी कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस liberated by same quantity of electricity pass through electrolytic solution proportional to their chemical equivalent weight, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मौजूद इन सब्सटेंसेस की कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पास हो रही है, वही हमारे केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, इससे तुम समझ सकते हो। वैसे तो इससे न्यूमेरिकल जल्दी नहीं आता है, लेकिन याद रखने में यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। W1 देख सकते हैं यहाँ पे सब्सटेंस 1 का मास है, W2 सब्सटेंस 2 का, E1 जो है वो इक्विवेलेंट वेट है, एंड सो ऑन, यानी कि बाकी सब बातें होते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। भाई इस लाइन को तो डबल स्टार मार्क है, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जो प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है उसका नेचर क्या है, मीन्स वो कौन सा है, और जो इलेक्ट्रोलाइज हुआ है, और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया गया था उसका क्या नेचर है, मीन्स वो किस मेटल का बना हुआ है उसका क्या नेचर है, उस पर डिपेंड हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट करता है। इतना बढ़िया इलेक्ट्रोड रहेगा, इतना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उतना बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर बढ़िया नहीं रहेगा तो भाई एज इट इज तुम जानते हो क्या होता है। अब इलेक्ट्रोड जैसे कोई इनर्ट होगा, प्लेटिनम या
गोल्ड, तो वो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पार्ट नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, अब वो बातें तुम जानते हो, अब वो बातें तुमको खुद यहाँ पे याद होनी चाहिए क्यों होते हैं। अरे भाई वो नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल मेटल्स कभी भी केमिकल रिएक्शन पार्ट नहीं लेते हैं, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज। अब कौन सा स्पीशी, कौन सा कैटायन वहां पर कौन सा वहां पर आयन रिड्यूस हो रहा है, कौन सा वहां पर इंक्रीज हो रहा है, उस पर उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितनी है, उस पर भी हमारा कभी कभी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम नहीं करते हैं, यही याद रख लो। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है CuCl2 का, और जब हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो ये केमिकल रिएक्शन पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, कॉपर जो रह रहा है इसको लीव करके 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले रहा है, और क्लोरीन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले रहा है। अब ये जो 2 क्लोरीन है ये आगे जाके अपने और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ले, अब ये वापस से Cl2 बन गया क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज कर लिए, इसने गेन कर लिए, इसने लूज कर लिए। तो ये चीज एनोड पे हुई है। अब कैथोड पे क्या होगा, ये वापस से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ से देखो ये जो 2 हैं ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो फिर क्या बनेगा, ये वापस से कॉपर सॉलिड बन जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो अब ये पॉजिटिव फॉर्म में आ गया। अब जब कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज करोगे तो यहाँ पे देख ही सकते हो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखो कॉपर जो है, कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज किए तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर अपने गेन कर लिए, अब उसके बाद आगे इसने फिर से लूज कर लिए तो ये वापस से कॉपर बन गया। अब बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, AgNO3 का दिया हुआ है और Ag इलेक्ट्रोड का यूज करके और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करके, तो इसको देख लो, ये अब अपने हिसाब से अब तुम देख लो, मैंने तरीका यहाँ पे बता दिया है कि किस पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं, उसी से तुम यहाँ पे समझ जाओगे। अब वहां पे पहचानना एग्जाम में तुमको आना चाहिए कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज। अब इसके लिए तुमने अभी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में मैंने अभी बात की है, और MCQs के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से वहां पे समझाया है, बात सब की है, तो उसको भी देख सकते हो। वीडियो को बैक करके देखना है तो वो भी देख लो, समझ जाओगे। आगे चलते हैं। The cell in which products cannot be changed into reactions is called primary cell। यानी कि एक ऐसे तरीके का सेल जिसमें अगर एक बार चेंज आ गया तो वो चेंज अब रिवर्स पाथ में तुम चाहो और वो काम ना हो, तो उस सेल को ही हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी सेल कहते हैं। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि अगर सर ऐसा है, अगर रिवर्स नहीं हो रहा है तब कोई ऐसा सेल भी होगा जिसमें रिवर्समेंट हो भी जाता होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। जब सेकेंडरी सेल में कोई चेंज आए और वापस रिवर्स हुए तो हम सेकेंडरी सेल कहते हैं ऐसे सेल को, और जिसमें ना आए हम प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है डेनियल सेल, मर्क्यूरी सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल हमारा और कुछ नहीं बल्कि लेक्लांचे सेल होता है, जो कि जिंक कंटेनर उसमें होता है, जो कि एनोड की तरह एक्ट करता है, और उसमें कार्बन यानी ग्रेफाइट की रॉड डली होती है उस सेल में, जो कि हमारा एज अ कैथोड वहाँ पे काम करता है। और इसके आसपास पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि हमारा MnO2 डला होता है इसके आसपास, जो भी एक कंटेनर है उसमें डला रहेगा, और वहाँ पर कार्बन भी वहाँ पर होगा। और इन 2 इलेक्ट्रोड्स के इसमें कुछ ना कुछ स्पेस तो होगा ही, क्योंकि डिस्टेंस मैटर करती है, बहुत सटा के तो रख नहीं सकते हो ना, वहाँ पर करंट पैदा हो जाएगा बहुत तगड़ा, तो उनके बीच में जो स्पेस रहेगी उसको हम भर देते हैं NH4Cl से। जैसे कि अगर ये हमारे यहाँ पे 2 रॉड डला हुआ है और इनके बीच में कुछ यहाँ पे डिस्टेंस है, जैसे d डिस्टेंस है, तो इनके बीच में हम लोग यहाँ पर NH4Cl का पेस्ट, यहाँ पे मॉइस्ट पेस्ट यहाँ पे डाल देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ZnCl2 भी डाल देते हैं। अभी भाई ये तो थियोरेटिकल चीज़ है, ये थियोरेटिकल चीज़ें याद करने वाली है, याद किए बिना ये सब चीज़ें तो नहीं आएंगी। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, और ये कुछ यहाँ पे रिएक्शंस हैं इसकी, इस रिएक्शंस को भी आप देख लीजिए, क्योंकि रिएक्शंस वैसे तो लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल के पूछते हैं, लेकिन आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं तो आपको यही कहूँगा। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, हाँ, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक आपने अब ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, उससे पहले एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैथोड पर मैंगनीज मीन्स उसी की बात की गई है कि कैथोड पे क्या होता है हमारा, कैथोड पे हमारा मैंगनीज रिड्यूस हो जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में, यानी कि वहां पर कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है, तो वो अपने एक ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर रिड्यूस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि वो +4 से +3 में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन मीन्स वहां पे गेन होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो चार्ज हमारा +4 से +3 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव कम होगा, तो वहां पे +4 से +3 हो जाएगा। अमोनिया जो है वो इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है Zn2+, और ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है जो अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ बना देता हूँ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो ZnNH3 4 ये कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ड्राई सेल में बनता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगला आता है हमारा एक मर्क्यूरी सेल। अब मर्क्यूरी सेल जो रहता है वो हमारा जिंक और
किससे बनाता है, किससे बनाता है यार, बता दो यार। अरे मर्क्यूरी से बनाता है। जिंक और मर्क्यूरी अमलगम एज एनोड यहाँ पर यूज किया जाता है। कैथोड जो रहता है वो हमारा एक पेस्ट होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, और कार्बन का पाउडर वहाँ डाला रहता है, तब जाके हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक पेस्ट होता है KOH का और ZnO का। और एनोड और कैथोड पे हमारी ये रिस्पेक्टिव रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। एनोड पे हमेशा याद रखना कि जिंक का वहाँ पर काम होगा, और कैथोड पे हमेशा मर्क्यूरी काम होगा। मर्क्यूरी कैथोड पे जाएगा और जिंक एनोड पे रहेगा। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन है। अगर नहीं दिखाई दे रही तो एक बार मैं रब कर लेता ताकि आपको समझ दिख भी जाए। एक सेकेंड, हाँ तो इसको रब कर देता हूँ मैं। हाँ आई थिंक अब आपको ये दिख रही होगी। हाँ इसको भी रबी कर देते हैं यार, क्या रखा है। अब उसके बाद क्या है, अब सेकेंडरी सेल का बात कर लिया। जो वापस से कोई भी चेंज हो तो उसको वापस रिवर्स में कर ले। यानी कि अगर हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो अ सेल which cannot be recharged after its use is known as primary cell and a cell which can be recharged after its use is known as secondary cell। यही बात बस यहाँ पे है कि ये चार्ज हो जाएगा और वो चार्ज नहीं होगा। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं निकल कैडमियम बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, ये आपका कुछ एग्जांपल हैं सेकेंडरी सेल के। अब लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, उसमें एक लेड एनोड होता है और वहाँ पर एक लेड का ही क्या रहता है, क्या होता है, एक वहाँ पर लेड डाइऑक्साइड बनाता है। मीन्स उसी का एक कह सकते हो कि कंपाउंड वहाँ पे बना रहता है लेड का ही। लेड और लेड ऑक्साइड से मिलके हमारा लेड स्टोरेज बैटरी बनाता है। उसमें 38% सोल्यूशन H2SO4 का रहता है जो कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे एक्ट करता है। यानी कि लेड और लेड डाइऑक्साइड का वहाँ पे रहेगा मिक्सचर, उसमें हमारा H2SO4 का सोल्यूशन प्रेजेंट रहेगा जो कि एज इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे एक्ट करेगा। अब उसके बाद ये जो यहाँ पर रिएक्शंस लिखे हुए हैं, रिएक्शंस को तो आपको ये देख लीजिए, रिएक्शंस यहाँ पे काफ़ी है इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और ये जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं ये याद रखना, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। ये जो यहाँ पे है ये डिस्चार्ज होने का मेथड बता रहा है, ये पूरा का पूरा एनोड पे कैथोड पे, और ये ओवरऑल रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को जब रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये चार्जिंग वहाँ पे बताने लगेगा। यानी कि ये जो हमारा राइट पे लिखा है ये लेफ्ट पे चला जाएगा, और ये जो लेफ्ट पे लिखा है हमारा राइट पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी लेड स्टोरेज बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस वहाँ पर होता है। दूसरा है निकल कैडमियम सेल, इसमें भी जब डिस्चार्ज होता है तो इसका ये रिएक्शन यहाँ पे बनता है। रिएक्शन ही इस अब टॉपिक में खाली हैं, और इसी को जब रिवर्स कर दो यानी लेफ्ट को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे, तो हमारा यहाँ पर चार्जिंग का मेथड यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन ये रहता है कि इसकी जो लाइफ होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी से कम होती है, लेकिन इसको ज़्यादातर प्रेफर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है। इससे इसकी बैटरी जो है वो जल्दी खत्म होती है, लेकिन ये बहुत ही महंगी आती है। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर लेड स्टोरेज बैटरी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, चीप होती है और बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर देती है। भले ही निकल कैडमियम से जितना ना करे लेकिन बहुत अच्छे से रिएक्शन कर देती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, ऐसे तरीके के गैल्वेनिक सेल जो कि डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि हम लोग कंबशन फ्यूल, जैसे कि हमारा मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है, इनकी एनर्जी को जब हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें, यानी कि कंबशन फ्यूल्स की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाले गैल्वेनिक सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फ्यूल सेल्स कहते हैं। अब ये क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये एक एग्जांपल यहाँ पे जहाँ पे सोल्यूशन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, उनको बबल किया जाता है, पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा जाता है, कंसंट्रेट KOH का वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, और इसकी मदद से वाटर भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया था अपोलो प्रोग्राम में, जो कि आप जानते हैं। अब क्या रिएक्शन होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, यहाँ पे साफ आपके सामने लिखा हुआ है कि आपका एनोड पे ऑक्सीजन जाएगा, ये यहाँ पर आपका वाटर बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे OH- यूज होके फिर कैथोड पे हमारा ऑक्सीजन जो रहेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेगा, और फिर जाके हमें वापस से 4 OH- यहाँ पे आयंस मिल जाएंगे। और ओवरऑल रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाना और सीधा पानी को बनाना। भाई पानी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनता है, तो ये सेम चीज़ हमारा यहाँ पे बनेगा। अब इफिशियंसी कैसे निकलती है, इफिशियंसी पूछी नहीं जाती, लेकिन लिख लो डेल्टा जो यहाँ पे जो ईटा रहती है डेल्टा G बाई डेल्टा H। अब डेल्टा G क्या होता है, वो हमारा कितना वर्क हमारा काम में आया है अपॉन कितना वर्क हमने किया हुआ है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। यानी लिख लो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ लिख लो डेल्टा W अपॉन टोटल W, यानी कि कितना यूजफुल वर्क हुआ है और कितना टोटल वर्क हमने वहाँ पे किया हुआ है। इस तरीके से हमारी एफिशिएंसी निकलती है। अब
आ गया हमारा टॉपिक कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है जिसमें कि हमारा मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जो हमारा मेटल होता है, जब उस पर ऑक्सीजन जब आता है तो वहाँ पे जो जंग लगती है उसी को हम बेसिकली कहते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उसमें जो मेटल के ऑक्साइड हो या किसी भी मेटल का जो सॉल्ट होता है, जब वो अपने ऊपर मेटल के सरफेस के ऊपर जब एक कोटिंग बना लेता है, यानी कि एक कोटिंग, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन से मैंने बनाया कि ऑक्सीजन से मेटल पर रिएक्ट करेगा अगर वो किसी चीज़ से प्रोटेक्टेड नहीं है, पेंट जैसी चीज़ों से, तो वहाँ पे जंग लगने की चांसेस होते हैं। उसी जंग लगने को ही हम लोग कोरोजन कहते हैं। अब जंग को आई थिंक रस्टिंग ही कहते हैं, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। और उसमें फिर ये फॉलोइंग रिएक्शंस हमारी होती हैं, आप देख सकते हैं एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, फिर ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। रिएक्शन आप देख लीजिए, रिएक्शन यहाँ पर बहुत यहाँ पे आसान होती है, रिएक्शन आप समझ सकते हैं, इतनी केमिस्ट्री तो आपको आती ही होगी। और एटमॉस्फेरिक रिडक्शन में, यानी कि जब Fa2+ आयंस को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, वैसे ये रिएक्शन उतनी काम की तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लोगे तो काफी बेटर रहेगा। There is an electrochemical method which provides a sacrificial electrode of another metal like magnesium zinc which corrodes itself but saves object। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि हमने कोई भी जैसे एक मेटल यूज किया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब उस पर ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि ऑक्सीजन उस पर आकर रिएक्शन ना करे, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी मेटल को बचाने के लिए हम उसके ऊपर या तो पेंट लगा देते हैं या किसी और मेटल की कोटिंग कर देते हैं जो अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी कि सेल्फ करोड हो जाता है, लेकिन जो मेटल हमें रिक्वायर्ड है, जिसको हमने सबसे पहले यूज किया है, वो वहां पर बच जाता है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि दूसरे मेटल को एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर लगाना जो अपनी कुर्बानी दे के पहले वाले मेटल को बचा ले ऑक्सीजन के प्रभाव से। यही बस बेसिक बात यहां पर होती है उसके रिएक्शन से। तो अब इसी के साथ हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पर लेक्चर अब खत्म होता है। वन शॉट का हमने वन शॉट यहाँ पर पूरा कर लिया है, जितने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और हमने यहाँ पे सब कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जाओ कि कैसी लगी वीडियो, और बातें हमें आगे ऐसी ही बताते जाओ ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाते रहें। अभी हमारे वन शॉट्स और चैप्टर्स के यहाँ पर आगे आने वाले हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए take care, goodbye, and please study with this video of physical chemistry. Bye bye.